राज, अंजलि, मास्टर चैतन्य और तीनों रोबोट्स, दो राज की कंपनी के और एक ब्लैक ड्रैगन का, जिसकी प्रोग्रामिंग अंजलि ने चेंज की थी, प्लेन में बैठकर उस आइलैंड के लिए निकलते हैं जहां जयशंकर का फोर्ट था। मास्टर चैतन्य ने पहले ही उन्हें दिखा दिया था कि फोर्ट की सिक्योरिटी कैसी थी और कितनी स्ट्रांग थी। प्लेन को पानी के अंदर से लेकर जाना था, तो आइलैंड से 50 मील पहले वो लोग प्लेन को पानी के अंदर लेकर गए। वहाँ सिक्योरिटी कम इसलिए थी क्योंकि पानी के अंदर के उस एरिया में वेल्स बहुत ज्यादा थीं और छोटी बड़ी पहाड़ियां भी थीं। राज रोबोट की हेल्प से किसी तरह से उन सब को पार करके फोर्ट के आगे पहुंचता है। वहाँ वो लोग बहुत सारे ड्रोन से स्ट्राइक करते हैं और उसी बीच में अंदर घुस जाते हैं, जहाँ अंजलि ब्लैक ड्रैगन के रोबोट को अंदर भेजती है। रोबोट के उस तरफ जाने के बाद अंजलि और राज अपने अपने वेपन्स मंगाकर रेडी हो गए कि इन केस अगर कुछ इधर उधर हुआ तो उन्हें बहुत सारे रोबोट से एक साथ लड़ना पड़ेगा। लेकिन कुछ देर तक उस हिस्से में सब कुछ बिल्कुल शांत रहा और सिर्फ ड्रोन्स के अटैक की आवाज आ रही थी। अचानक उधर से रोबोट का ऑल क्लियर का सिग्नल आया। वो सिग्नल पाकर राज, अंजलि, मास्टर चैतन्य और बाकी दोनों रोबोट्स उस पार गए। उधर जाकर उन्होंने देखा कि 5 रोबोट्स उस रोबोट के साथ खड़े थे और उसने उन्हें मैनिपुलेट कर लिया था। अंजलि से राज ने कहा, अब तुम्हारे टैलेंट की जरूरत है, आगे प्रोग्रामिंग तुम्हें चेंज करनी है। अंजलि ने तुरंत प्रोग्रामिंग करनी शुरू कर दी और 10 मिनट के अंदर अंदर वो सारे रोबोट्स भी उनकी आर्मी में शामिल हो चुके थे। उन रोबोट्स के साथ वो लोग और आगे बढ़ ही रहे थे कि अचानक से राज को एक आइडिया सूझा और उसने अंजलि और मास्टर चैतन्य से कहा, एक काम करते हैं, इन रोबोट्स को एक डायरेक्शन में भेज देते हैं। मैं अपनी कुछ स्पिरिचुअल एनर्जी से इनके चारों तरफ एक एनर्जी सर्कल बनाता हूँ और इन्हें इंस्ट्रक्शन देते हैं कि ये उधर जाकर पूरा एम्बुश कर दें और जो मिले उसे मारना शुरू कर दें। अंजलि ने कहा, इससे सारा फोकस उधर शिफ्ट हो जाएगा और हमें अंदर स्नीक इन करने का मौका मिल जाएगा। राज ने कहा, राइट। फिर उसे कुछ ध्यान आया और उसने तुरंत कहा, अंजलि, इन 5 रोबोट्स में से किसी की ड्राइव चेक करके देखो कि ये लोग दादाजी को कहाँ लेकर गए हैं इस फोर्ट में। अंजलि ने तुरंत इस पर काम करना शुरू कर दिया और कुछ ही देर में कुछ फुटेजेस उनके सामने थी। उसमें दिख रहा था कि वो सफेद फाइटर राज के दादाजी को कंधे पर उठाकर कैसल के ऊपरी हिस्से में बने टावर की तरफ ले जा रहा था। राज ने ये देखते ही कहा, हमें उधर चलना है, तो उस डायरेक्शन के ऑपोजिट में रोबोट्स को भेजो। अंजलि ने उन रोबोट्स को उधर जाने का इंस्ट्रक्शन दिया और राज और बाकी लोग उसके बाद दूसरी तरफ निकल गए जिधर से टावर का रास्ता था। वो थोड़ी दूर ही आगे बढ़े होंगे कि बहुत सारी चिल्लाने और चीखने की आवाजें आने लगी। रोबोट्स ने अपना काम शुरू कर दिया था। गोलियां और बॉम्ब के धुएं से पूरा कैसल भर गया। राज ने एक बार पलट कर देखा और फिर वो लोग आगे बढ़ गए। अभी वो कुछ ही आगे बढ़े होंगे कि उनके सामने एक टीम आई जिनके हाथों में तलवार थी और वो लोग शक्ल से जापानीज लग रहे थे। मास्टर चैतन्य ने कहा, राज, ये जापानीज निंजा के डिसेंडेंट्स हैं, हाईली स्किल्ड वॉरियर्स और किलर्स हैं, इनसे बहुत संभल कर लड़ना होगा, ये डिसेप्शन में मास्टर होते हैं। राज ने कहा, ये चाहे जो भी हो, आज मैं इन्हें छोड़ूंगा नहीं। और ये कहकर वो उनसे लड़ने के लिए आगे बढ़ गया। इससे पहले कि मास्टर चैतन्य उसे रोक पाते, वो आगे बढ़ चुका था। उसके आगे बढ़ते ही निंजाज ने जमीन पर कुछ फेंका और वहां पर गहरा और गाढ़े स्लेटी कलर का धुआं भर गया। राज को कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। राज ने तुरंत अपने अंजलि और मास्टर चैतन्य के चारों तरफ एनर्जी सर्कल बना दिया। ठीक उसी टाइम पर ढेर सारे ब्लेड्स उसकी तरफ आए और उसके एनर्जी सर्कल से लड़कर नीचे गिर गए। अगर वो एनर्जी सर्कल नहीं होता तो अब तक उसका पूरा शरीर छलनी हो चुका होता। राज समझ गया कि उसे बहुत केयरफुल रहने की जरूरत थी। राज वापस पीछे चलकर मास्टर चैतन्य और अंजलि के पास आ गया और मास्टर चैतन्य से पूछा, ये क्या था जिससे ये अटैक कर रहे थे? बहुत ही खतरनाक वेपन लग रहा था। मास्टर चैतन्य ने कहा, इसे शुरिकेन कहते हैं, ये निंजा लोगों का खास और बहुत ही खतरनाक वेपन होता है। राज ने कहा, मास्टर जी, इनको कैसे हराया जाए? मास्टर चैतन्य ने कहा, जो फॉर्मेशन हमने प्रैक्टिस की थी उसी का इस्तेमाल करने का अब वक्त आ गया है, उसी से हम इन्हें हरा पाएंगे। उसके बाद राज और अंजलि अगल बगल आ गए थोड़े एंगल पर और मास्टर चैतन्य उनके साइड में आ गए। जैसे ही निंजा ग्रुप के एक मेंबर ने अटैक किया, मास्टर चैतन्य ने अपनी तलवार से उसे रोक लिया और उसी वक्त राज ने उन पर अपने कंटक से अटैक किया और अंजलि नीचे से स्लाइड करती हुई आई। निंजा इतने फ्रंट पर लड़ सकने में इनकेपेबल था। वो तुरंत ही मर कर गिर गया।
उसके बाद चूंकि उनके चारों तरफ एनर्जी सर्कल था ही उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए, इसलिए वो तीनों एकदम से उन निंजास पर टूट पड़े। निंजास ने अपने वेपन्स को पूरी तरह से यूज किया, तरह तरह की टैक्टिक्स अपनाकर देख लिया उन लोगों ने, लेकिन राज और बाकी लोगों पर काबू नहीं पा सके। स्पिरिचुअल एनर्जी ने उन्हें निंजास की सारी स्ट्राइक से बचाए रखा और इसी का फायदा उठाकर राज और अंजलि ने उन्हें खत्म करना शुरू कर दिया। जब निंजास ने देखा कि वो लोग मर रहे थे तो उन्होंने जमीन पर कुछ पटका और जैसे ही धुआं उठा तो वो वहां से गायब हो गए। राज ने कहा, ये लोग कहाँ गए? अभी तो यहीं थे। मास्टर चैतन्य ने बताया, ये यही करते हैं। जब इन्हें लगता है कि ये जिंदा नहीं बच पाएंगे तो ये ऐसे ही छल से भाग जाते हैं, लेकिन सावधान रहना, ये फिर से अटैक करेंगे ही आगे चल के। उसके बाद राज और बाकी लोग ऊपर की तरफ बढ़ने लगे। बाहर से अभी भी गोलियों की आवाज आ रही थी। शायद ड्रोन्स और रोबोट्स अभी तक जिंदा थे और लड़ रहे थे। राज ने एनर्जी सर्कल को एक्टिवेट कर रखा था ताकि कहीं से भी अगर अचानक से कोई हमला हो तो वो लोग सेफ रह सकें। वो लोग वहां से निकलकर ऊपर के हिस्से में पहुंचे और वहां पर काफी अंधेरा था। राज ने कहा, ये जगह थोड़ी मिस्टीरियस सी लग रही है, संभल कर रहना। इससे पहले कि वो कुछ और सोच पाते, अचानक से चारों तरफ से उनके ऊपर गोलियां चलनी शुरू हो गईं। धीरे से गोलियों की आवाज के बीच में हुए हल्के से उजाले में उन्हें दिखाई पड़ा कि वहां पर ढेर सारे रोबोट्स थे जो गोलियां चला रहे थे। राज ने अपना कंटक संभाला और अंजलि और मास्टर चैतन्य ने अपनी अपनी तलवारों को। उसके बाद वो लोग उन रोबोट्स के ऊपर टूट पड़े। अंजलि उन रोबोट्स के पेट पर वार करके उनको मारती जा रही थी और राज उनकी गर्दन उड़ाता जा रहा था। थोड़ी ही देर में वहां पर रोबोट्स की संख्या काफी कम हो गई, सिर्फ कुछ ही रोबोट्स बचे थे। इससे पहले कि राज और बाकी लोग उनको भी मारते, वहां के एटमॉस्फेयर में थोड़ा सा चेंज हुआ और ऐसा लगा कि जैसे कुछ बहुत ही नेगेटिव सा समा बन गया था वहां पर। राज ने उसे इग्नोर करके रोबोट पर अटैक किया और रोबोट ने उसके ऊपर गोली चलाई। नॉर्मली गोली चलने पर राज को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उस वक्त पता नहीं क्या हुआ कि वो हट गया और इतनी सारी गोलियों में से कुछ बुलेट्स उसका एनर्जी सर्कल क्रॉस कर गईं। राज भी हैरान था कि ऐसा कैसे हो गया था। उसने फौरन चिल्लाकर कहा, बचना, ये बुलेट्स हमारा एनर्जी सर्कल क्रॉस करके जा रही हैं, इसलिए बुलेट्स के रास्ते में मत आना। अंजलि और मास्टर चैतन्य सतर्क हो गए थे और उन्होंने गोलियों को अवॉइड करते हुए रोबोट्स को मारना शुरू कर दिया। जब सारे रोबोट्स खत्म हो गए और वहां पर फिर से अंधेरा और शांति छा गई, तब तक राज और बाकी दोनों लोग थक चुके थे। बहुत सारी एनर्जी खत्म हो चुकी थी उनकी फाइट्स करते करते। मास्टर चैतन्य नीचे बैठ गए और राज भी हाँफ रहा था। वो हल्के हल्के चलते हुए उसी फ्लोर पर मौजूद खिड़की के पास पहुंचा और नीचे देखने लगा। नीचे का शोर अब काफी कम हो चुका था। शायद से अब ड्रोन्स और रोबोट्स खत्म हो चुके थे या काबू में आ चुके थे। राज देख ही रहा था कि अचानक से वहां पर एक भारी सी आवाज गूंज उठी, हमें लगा नहीं था कि तुम यहाँ तक पहुंच पाओगे। खैर, अब आ गए हो तो देखते हैं। राज इससे पहले कि कुछ समझ पाता, उसे एक जोर की किक पड़ी और उसके साथ ही एक तलवार की स्ट्राइक हुई। राज किसी तरह से सेंस करके उससे बच गया, लेकिन पीछे की खिड़की कट गई और उसी समय पर एक दूसरी भी किक पड़ी और वो उस कटी हुई खिड़की से नीचे की तरफ गिरने लगा। उसके सूट में उड़ने के फंक्शंस थे, इसलिए जमीन पर टकराने से पहले ही वो संभल गया और उड़कर हवा में आ गया। उसी समय खिड़की से एक साया कूदा और उसने तलवार लेकर सीधे राज के ऊपर ही अटैक करने की कोशिश की। राज वहां से हट गया और उसके सामने आ गया। जैसा उसने सोचा था वैसा ही हुआ। ये वही सफेद वाला योद्धा था। राज ने कहा, मैं तुम्हें ही एक्सपेक्ट कर रहा था। ये बताओ, तुम सफेद क्यों हो और तुम्हारा पार्टनर काला क्यों है? वो सफेद फाइटर मुस्कुराने लगा और उसने कहा, हम अपनी पावर्स को बढ़ाने के लिए एक डार्क डायमेंशन में गए थे और उसने वहां पर डार्क एनर्जीज चूज की और मैंने लाइट को चूज किया। लेकिन उस डायमेंशन में लाइट और डार्क दोनों एनर्जीज एक ही होती हैं, बस उनका स्वरूप अलग होता है, इसलिए हम दोनों भी सिर्फ स्वरूप में अलग हैं। फिर उसने आगे कहा, खैर ये सब जानकर क्या करोगे? जान ही नहीं रहेगी तो जानने का फायदा क्या? राज ने कहा, तुम दोनों इस धरती के लिए बने हुए ही नहीं हो, इसलिए तुम्हें इस धरती पर अगर छोड़ दिया तो तुम इसे नर्क बना दोगे। इसके बाद राज उसकी तरफ कंटक लेकर दौड़ा। दोनों के हथियार आपस में टकराए और उनसे बहुत जोर से आवाज हुई और दोनों एक दूसरे से झटके से दूर हो गए। राज भी हैरान था
कि ऐसा क्यों हो रहा था। उसके बाद वो दोनों एक दूसरे से जूझ गए। राज को ऐसा लग रहा था कि उसका एनर्जी सर्कल वीक पड़ रहा था। उसने स्पिरिचुअल एनर्जी से पूछा तो उसे जवाब मिला, स्वामी, इस योद्धा की स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ही डार्क है और ये हमारे ऊपर असर डाल रही है। राज ने फिर से स्ट्राइक किया, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी स्ट्रेंथ काफी कम हो चुकी थी और वो फाइटर बहुत ज्यादा स्ट्रांग था। उसे याद आया कि मास्टर चैतन्य और अंजलि ऊपर उस काले वाले योद्धा के साथ अकेले थे। वो फौरन उड़कर ऊपर की खिड़की से अंदर घुस गया। वहां पर जाकर उसने देखा कि काला वाला दोनों हाथों में तलवार लिए अंजलि और मास्टर चैतन्य के ऊपर लगातार स्ट्राइक कर रहा था और उनका एनर्जी सर्कल किसी तरह से होल्ड कर रहा था, लेकिन वो किसी भी वक्त टूट सकता था। अंजलि ने राज को देखते ही कहा, राज, इसे होल्ड करना बहुत मुश्किल है। ये हम दोनों पर भारी पड़ रहा है। हम किसी भी तरह से इसे नहीं रोक पा रहे हैं। राज उनकी हेल्प करने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन उससे पहले ही पीछे से उसे एक किक पड़ी और वो जमीन पर गिर गया। इससे पहले कि वो संभल पाता, एक तलवार का वार हुआ उसके शरीर पर और सब लोग जैसे एक सेकंड के लिए थम गए। लेकिन थोड़ा उस एनर्जी सर्कल की वजह से और थोड़ा सा उस सूट की वजह से राज को कुछ चोट नहीं लगी। राज खड़ा हुआ और देखा तो उसके पीछे सफेद वाला फाइटर था और अंजलि और मास्टर चैतन्य के पीछे काला वाला। आखिरी लड़ाई का वक्त था, लेकिन ये बहुत ही मुश्किल लड़ाई थी। क्या राज, अंजलि और मास्टर चैतन्य उन दोनों फाइटर्स को हरा पाएंगे? क्या राज अपने दादाजी को छुड़ा पाएगा? क्या राज और अंजलि फाइनली अपने पेरेंट्स का बदला ले पाएंगे? आपको क्या लगता है? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए मनी मैन, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। राज अंजलि और मास्टर चैतन्य के साथ फोर्ट के अंदर घुसता है। अंदर अंजलि के द्वारा रिप्रोग्राम करके लाए हुए रोबोट ने 4-5 रोबोट्स को काबू में कर लिया था। अंजलि ने राज के कहने पर उन रोबोट्स को भी रिप्रोग्राम किया और उन्हें फोर्ट के दूसरे हिस्से में लड़ने के लिए भेज दिया। राज ने उसके बाद पता किया कि उसके दादाजी को एक टावर में कैद किया गया था। वो लोग उस टावर की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उनके ऊपर रोबोट्स का अटैक होता है। राज सबके साथ मिलकर उन रोबोट्स को हराता है, लेकिन उसे वहां की एनर्जी में शिफ्ट महसूस होता है। उसी वक्त उसके ऊपर सफेद वाले फाइटर का अटैक होता है। वो उसे अंजलि और मास्टर चैतन्य से अलग करके उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन राज किसी तरह से उससे हटकर ऊपर मास्टर चैतन्य और अंजलि के पास पहुंचता है। दोनों तरफ से वो दोनों फाइटर्स खड़े थे और बीच में राज, मास्टर चैतन्य और अंजलि खड़े थे। सबके हथियार उनके हाथों में थे। राज गुस्से में काले वाले की तरफ दौड़ पड़ा और पूरी ताकत के साथ उस काले वाले के ऊपर अटैक किया, लेकिन उसने एक तलवार से राज के वार को डिफ्लेक्ट किया और दूसरे से बहुत जोर से राज के पेट की तरफ अटैक किया। बचते बचते उसकी तलवार राज के पेट का कोना चीरती हुई चली गई। राज ने तुरंत पेट पकड़ लिया। काले वाले की आंखें एकदम बेजान और काली थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो जिंदा ही नहीं था। मास्टर चैतन्य ने कहा, राज, इस तरह से नहीं, इस तरह से तो ये हमें हरा देंगे। जो प्लान किया था उसे एग्जीक्यूट करने का टाइम आ गया है अब। राज जल्दी से पास में आ जाता है। अब तीनों एक दूसरे से सटकर वैसे ही खड़े थे जैसे उन्होंने प्लान किया था। राज ने देखा कि हमला दो तरफ से होने वाला था, तो उसने आंखें बंद की और दूसरे डायमेंशन से एक और तलवार मंगा ली और उसे मास्टर चैतन्य की तरफ फेंक कर कहा, मास्टर जी, ये आपके लिए है। अगर दोनों तरफ से वार हुआ तो आप रोक सकते हैं। मास्टर चैतन्य ने नॉड किया और तलवार पकड़ी। उसी वक्त उनके ऊपर घूमते हुए काले वाले ने दोनों तलवारों से अटैक किया और उधर से सफेद वाले ने, मास्टर चैतन्य ने उसकी तलवारों के वार को डिफ्लेक्ट किया और राज को ओपनिंग दी अटैक के लिए। राज ने उसके पैरों की तरफ अटैक किया, लेकिन वो बहुत तेज था और फौरन ही उछलकर पीछे हट गया। उसी वक्त दूसरी तरफ से सफेद वाले ने अटैक किया, जिसे अंजलि ने बड़ी मुश्किल से रोका। वो दोनों फिर दूर जाकर खड़े हो गए और उन तीनों के चारों तरफ घूमने लगे और वो इस तरह से चक्कर काट रहे थे जैसे वो कोई शिकारी हो और राज, अंजलि और मास्टर चैतन्य कोई शिकार हो। उन्होंने एक बार फिर से उछलकर अचानक से उन तीनों के ऊपर अटैक किया। उनके अंदर इतनी ताकत थी कि काउंटर अटैक के बारे में वो लोग सोच ही नहीं पाए, बल्कि किसी तरह से उन्होंने उनके अटैक को डिफेंड किया। बस हर अटैक के साथ राज का एनर्जी सर्कल बहुत ही कमजोर पड़ता जा रहा था। राज ने अंजलि से और मास्टर चैतन्य से चिप के थ्रू कहा,
ऐसे इनको नहीं हरा पाएंगे हम। इनकी पावर्स बहुत स्ट्रांग है, इन्हें अलग करना पड़ेगा किसी तरह। उसके बाद उसने कहा, काश किसी तरह हम प्लेन को यहाँ से अगर ऑपरेट कर पाते तो शायद इनको हराने का तरीका मिल पाता। अंजलि ने कहा, राज, प्लेन तुम्हारे चिप के थ्रू कनेक्टेड है, तुम उसे बुला सकते हो। उसी वक्त उन दोनों ने फिर से अटैक किया। राज ने अंजलि को इशारा किया और वो लोग सूट के फंक्शन से हवा में उड़ गए और उन्होंने मास्टर चैतन्य को भी साथ ले लिया। लेकिन ठीक उसी समय वो दोनों भी उनकी तरफ कूदे। इस तरह से उनका अटैक बच गया और राज अब इरिटेट हो चुका था। उसने फौरन प्लेन को ऊपर आकर इन दोनों के ऊपर अटैक करने का इंस्ट्रक्शन दिया। अंजलि ने भी अपनी कंपनी के दोनों रोबोट्स को बुला के उनसे अटैक करने को कहा। अचानक से इतनी तरफ से हुए अटैक से वो दोनों सरप्राइज्ड हो गए। प्लेन ने उस टूटी हुई खिड़की के बाहर आकर उनके ऊपर गोलियां चलानी शुरू कर दी और उसी वक्त उन रोबोट्स ने भी उनके ऊपर अटैक कर दिया। वो दोनों थोड़ी देर के लिए डिस्ट्रैक्ट हुए और उसी समय मास्टर चैतन्य ने काले वाले के ऊपर अटैक कर दिया। उसने उनका अटैक रोक लिया, लेकिन तभी नीचे से दोनों तरफ से स्लाइड करके राज और अंजलि ने उसके पेट पर वार किया और उसका पेट चीर दिया। वो बहुत जोर से चीखा और उसके अंदर से एक अजीब तरह की रोशनी निकलकर ऊपर की तरफ चली गई। सफेद वाला इस वक्त रोबोट्स से लड़ने में बिजी था। जैसे ही उसने देखा कि उसका साथी मर चुका था, वो बहुत गुस्से में आ गया और उनके ऊपर अटैक करने लगा। लेकिन अब वो अकेला रह गया और इधर 3 लोग। कुछ ही देर की बात थी। राज और मास्टर चैतन्य ने उस पर अटैक किया, जिसे उसने डिफेंड किया और मौके का फायदा उठाकर अंजलि ने उसकी गर्दन पर वार कर दिया। उसकी भी जान उसी वक्त चली गई। आखिरकार उन दोनों पापियों का अंत हो चुका था। राज ने दूर दृष्टि से देखा तो उसके दादाजी को ऊपर टावर में बनी हुई एक सेल में रखा गया था। राज ने अंजलि को इशारा किया और वो लोग उड़कर ऊपर की तरफ जाने लगे और वहां पर कुछ रोबोट्स थे सामने। लेकिन अब राज और अंजलि इतने एनर्जेटिक थे कि उन्होंने कुछ ही सेकंड्स में उनको खत्म कर दिया। उसके बाद वो लोग उस सेल के बाहर पहुंचे जहां पर राज के दादाजी थे। राज ने एक ही पंच में वो दरवाजा तोड़ दिया। अंदर उसके दादाजी को चेन से बांधकर एक शीशे के केबिन में रखा था। वो फर्श पर लेटे हुए थे। आवाज सुनकर वो खड़े हुए, लेकिन चोटों की वजह से उन्हें उठने में काफी तकलीफ हो रही थी। राज ने प्लेन को ऑर्डर दिया कि वो पूरे कैसल पर चारों तरफ से अटैक करे और फिर नीचे लैंड कर जाए। इसके बाद उसने कंटक से मारकर उस केबिन को तोड़ दिया। अंजलि ने तुरंत उस चेन को अपनी कटार से काट दिया। राज के दादाजी अब फ्री थे और उसकी आंखों के सामने खड़े थे। राज की आंखों में आंसू आ गए और वो दौड़कर उनसे गले मिल गया। मास्टर चैतन्य भी वहां पर पहुंच चुके थे। राज के दादाजी ने कहा, राज, अब मुझे पूरा भरोसा था कि तुम यहाँ आकर यहाँ का एम्पायर खत्म ही कर दोगे। तुम सोच नहीं सकते हो कि मैं कितना प्राउड फील कर रहा हूँ। काश आज तुम्हारे मम्मी पापा जिंदा होते तो बहुत खुश होते ये सब देखकर। राज ने भरे हुए गले के साथ कहा, दादाजी, आपको सही सलामत देखकर अब मैं थोड़ा सा रिलैक्स हुआ हूँ, वरना मेरी तो डर के मारे हालत ही खराब हो गई थी। राज के दादाजी ने कहा, तुम लोगों के होते हुए मुझे क्या हो सकता था। चलो अब यहाँ से चलते हैं। राज ने कहा, अभी कुछ काम बाकी है दादाजी। उसके बाद उसने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि उस फोर्ट के एक दूसरे हिस्से में जमीन के नीचे कुछ प्लेन्स थे। राज ने फौरन अपने प्लेन को इंस्ट्रक्शन दिया कि वो उस एरिया में जाकर उसको मिसाइल से तबाह कर दे। उसके बाद वो लोग नीचे की तरफ उतरने लगे। उसी वक्त बाहर से धमाके की आवाज आने लगी। राज के प्लेन ने उस पूरे एरिया को तबाह कर दिया था। राज ने उसे लैंड होने के लिए कहा और सबके साथ नीचे उतरने लगा। राज के दादाजी ने पूछा, तुम्हारे बड़े दादाजी मिले क्या? राज ने कहा, अभी तक तो नहीं, लेकिन बहुत जल्दी ही मिल जाएंगे। आप लोगों को सेफ छोड़ने के बाद मैं उन्हें ढूंढूंगा। उसके बाद वो लोग नीचे पहुंचे ही होंगे कि उनके ऊपर हैंड गन से कुछ फायर्स हुई। इतनी सब लड़ाई लड़ने के बाद वो फायर्स उनके लिए कुछ नहीं थे, लेकिन राज ने दूर दृष्टि से देखा कि ये उसके बड़े दादाजी यानी कि जयशंकर ही थे जो उनके ऊपर अटैक कर रहे थे। राज को एक आइडिया सूझा। उसने प्लेन को विजिबल होने का कमांड दिया और ओपन होने का भी, और फिर कंटक लेकर बड़े दादाजी की तरफ बढ़ा। बाकी सब लोग पीछे ही खड़े रह गए। राज को अपनी तरफ आता देखकर जयशंकर ने कुछ 1 राउंड्स फायर किए और फिर भागने लगा। भागते हुए उसे रास्ते में राज का प्लेन दिखाई पड़ गया और अपने किस्मत का शुक्रिया करते हुए
वो उसमें चढ़कर उसे स्टार्ट करने लगा। राज ने उनके बैठते ही प्लेन को बंद होने का इंस्ट्रक्शन दिया और उसे ऊपर उड़ाकर हवा में ले गया। कुछ दूर हवा में उड़ने के बाद उसने अपने दादाजी से पूछा, दादाजी, अगर आपकी परमिशन हो तो मैं इस किस्से को आज हमेशा के लिए खत्म करना चाहता हूं। शायद मेरे मम्मी पापा और अंजलि के मम्मी पापा की आत्मा को तभी शांति मिल पाएगी। राज के दादाजी कुछ देर वैसे ही खड़े रहे, एकदम शांत। फिर उन्होंने धीरे से हाँ कर दिया। राज ने अंजलि से कहा, अंजलि, ये प्लेन एक प्रोटोटाइप है, तो इसकी डेटा और डिटेल्स होंगी ना डेटाबेस में? हम इसे दोबारा बना सकते हैं ना? अंजलि ने कहा, हाँ राज, हम इसे फिर से बना सकते हैं। इसके बाद राज ने वॉइस कमांड के थ्रू प्लेन को सेल्फ डिस्ट्रक्ट होने का कमांड दिया। प्लेन के अंदर बैठे जयशंकर की हालत खराब हो गई। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, प्लीज मुझे जाने दो। और इधर उधर प्लेन के अंदर के फंक्शंस को चेक करने लगा, पर कुछ होना नहीं था, इसलिए कुछ हो नहीं पाया। और ठीक 10 सेकंड के बाद वो प्लेन पानी के ऊपर हवा में ब्लास्ट हो गया। राज अपनी दूर दृष्टि से उसे जलकर समुद्र में गिरते हुए देख रहा था। उसके बाद उसने आंखों में आंसू भरकर कहा, पापा, आखिर में आप ही की इन्वेंशन के थ्रू इस चैप्टर का द एंड हो गया। उसी वक्त उसके कंधे पर अंजलि ने आकर हाथ रखा। उसकी आंखों में भी आंसू थे। थोड़ी देर तक वो सब यूं ही खड़े रहे। फिर मास्टर चैतन्य ने कहा, सब कुछ तो ठीक है, लेकिन अब हम वापस कैसे जाएंगे? राज ने हंसते हुए कहा, ठहर कर जाएंगे यहां से। सब लोग हंसने लगे। फिर राज ने कहा, प्लेन में कैप्सूल बोट थी जिसे मैंने पहले ही पानी में निकाल के छोड़ने का इंस्ट्रक्शन दे दिया था। अगले सुबह वो सब लोग राज के मुंबई वाले घर में बैठे हुए थे। राज ने जैसे ही मौका देखा अपने दादाजी से अकेले में कहा, दादाजी, आपसे कुछ बात करनी है, प्लीज मना मत करिएगा। उसके दादाजी ने कहा, मना नहीं करने लायक बात होगी तो नहीं करूंगा। राज ने कहा, दादाजी, अब सब कुछ ठीक हो चुका है, तो मैं आपसे ये बताना चाहता हूं कि मैं किसी से प्यार करता हूं और उसके साथ रहना चाहता हूं। राज के दादाजी ने कहा, ये तो हम सब जानते हैं। राज ने कहा, आपको ये मालूम था? फिर क्या मैं समझूं कि आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है? दादाजी ने कहा, मैं तो सोच रहा था कि तुम मुझसे पूछोगे कब। राज, कोई अच्छा इंसान हमें लाइफ में बहुत मुश्किल से मिलता है। जब मिले तो मौका छोड़ना नहीं चाहिए। राज ने कहा, लेकिन अपना प्रॉमिस? दादाजी ने कहा, भूल जाओ उसे। राज वहां से उठा और ऊपर टेरेस पर गया। वहां पर उसने देखा कि कसूमल फूल फाइनली खिल चुका था। उसने उसे तोड़ा और उसे लेकर के अंजलि के रूम के बाहर पहुंच गया। उसने बेल बजाई और जब दरवाजा खुला तो राज ने कहा, मैं तुमसे बहुत दिनों से बताना चाहता था कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं और तुम्हारे बिना अब मैं अपनी लाइफ इमेजिन भी नहीं कर सकता। अंजलि, तुमने अभी तक इस पूरे सफर में मेरा पार्टनर बनके मेरा साथ दिया है। क्या आगे जिंदगी के सफर में भी इसी तरह मेरा साथ दोगी? अंजलि की आंखों में आंसू थे और उसने कुछ कहा नहीं, बस राज के गले लग गई। दोनों काफी देर तक ऐसे ही एक दूसरे के गले लगे खड़े रहे। फिर राज ने कहा, इससे पहले कि कहीं तुम अपना माइंड चेंज कर लो, मैं इस बात को हमेशा के लिए पक्का कर लेना चाहता हूँ। और इतना कहकर के राज ने उसे कसूमल फूल निकाल कर दे दिया। अंजलि ने जैसे ही वो फूल देखा, उसने कहा, मुझे तो लगा था कि शायद अब ये दिन कभी नहीं आएगा। इतना कहकर उसने राज को पकड़कर उससे किस कर लिया। शाम को घर का माहौल बड़ा खुशनुमा था। सब लोग बैठे हुए थे। राज के दादाजी ने कहा, वैसे तुम्हारी कॉलेज की छुट्टियां हो गई हैं और यहाँ का काम खत्म हो गया, इसीलिए अब तुम दोनों थाईलैंड जाओ और वहां पर काम संभालो। राज ने कहा, थाईलैंड? हमें जाना होगा? दादाजी ने कहा, और क्या, अब इस बुढ़ापे में मैं काम करूंगा। अब मैं और मास्टर चैतन्य रिटायरमेंट लेकर यहाँ पर आराम करेंगे। तुम जाओ और वहाँ कंपनी को फिर से रिबिल्ड करो और वहाँ के क्राइम को खत्म करो। यही तुम्हारी जिंदगी का मकसद है। राज ने अंजलि की तरफ देखा और अंजलि ने उसकी तरफ। दोनों के चेहरे पर एक मुस्कान थी। उन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ था और एक नई जिंदगी उनका इंतजार कर रही थी। हमारी कहानी मनी मैन को सुनने और सराहने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया।